एक दौर था जब भारत की हवाओं में आज़ादी का जुनून था, हर तरफ क्रांति की आग। और उसी दौर में एक ऐसा नेता भी था जो संयम और सुधार की बात कर रहा था। आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के इसी अनोखे और जरूरी सफर को समझने वाले हैं। ये हैं गोपाल कृष्ण गोखले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ऐसा नाम जो बड़े सम्मान से लिया जाता था। लेकिन वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक समाज सुधारक भी थे, जिनकी सोच ने हिंदुस्तान की राजनीति पर गहरा असर डाला। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब पूरा देश इंकलाब के नारे लगा रहा था, तब गोखले जैसे नरमपंथी नेता की आवाज इतनी मायने क्यों रखती थी? आखिर क्या था उनका रास्ता, और आज हमें उसे क्यों समझना चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। हर बड़े सफर की एक शुरुआत होती है। गोखले की कहानी राजनीति के मैदान से नहीं, बल्कि कॉलेज के क्लासरूम से शुरू हुई। आइए देखते हैं कि कैसे एक प्रोफेसर देश का इतना बड़ा नेता बन गया। सोचिए जरा, पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में एक सम्मानित प्रोफेसर, किताबों और छात्रों के बीच एक सुरक्षित और प्रतिष्ठित जिंदगी। गोखले ने उस दुनिया को छोड़कर राजनीति के मुश्किल रास्ते को चुना। ये सिर्फ नौकरी बदलना नहीं था, ये देश सेवा के लिए एक बहुत बड़ा समर्पण था। आप जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उनके बढ़ते हुए कद की कहानी है। 1902 में राजनीति में कदम रखा और महज 3 साल के अंदर 1905 तक वो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। ये दिखाता है कि उनके नेतृत्व और सोच में कितना दम था। तो आखिर गोखले की विचारधारा थी क्या? वो कौन से सिद्धांत थे जो उन्हें अपने समय के दूसरे गर्म दल के नेताओं से अलग करते थे? चलिए उनके राजनीतिक दर्शन को जरा और करीब से समझते हैं। ब्रिटिश शासन को लेकर गोखले का नजरिया बड़ा दिलचस्प था। वो आलोचक तो थे, लेकिन अंधे आलोचक नहीं। मतलब जहां अंग्रेजों ने शिक्षा या प्रशासन में अच्छा काम किया, उन्होंने उसकी तारीफ की। लेकिन जब वही अंग्रेज अन्याय करते, तो गोखले उनकी सबसे तीखी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते थे। यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी ताकत। और ये एक लाइन, ये उनकी पूरी सोच का निचोड़ है। उनका मानना था कि असली बदलाव सड़कों पर हंगामे से नहीं, बल्कि कानून और व्यवस्था के दायरे में रहकर धीरे धीरे और लगातार कोशिश करने से आएगा। इसी को नरमपंथी रास्ता कहा गया। लेकिन गोखले सिर्फ भाषण देने वाले या सिद्धांत बनाने वाले नेता नहीं थे। वो अपने विचारों को जमीन पर उतारने में यकीन रखते थे। उनके लिए सेवा सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक सच्चा संकल्प था। और ये है गोखले की सबसे बड़ी विरासतों में से एक, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वो जानते थे कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों के चले जाने से नहीं मिलेगी। देश को बनाने के लिए ऐसे समर्पित लोगों की एक फौज चाहिए होगी जो बिना किसी स्वार्थ के समाज की सेवा कर सकें। और यही इस संस्था का मकसद था। और ये सेवा सिर्फ कागजों पर नहीं थी। उन्होंने दलितों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भारत की सरहदों के पार दक्षिण अफ्रीका में गरीब भारतीयों के हक की लड़ाई भी लड़ी। उनकी सेवा की भावना किसी एक समुदाय या जगह तक सीमित नहीं थी। और यहीं से गोखले अपने राजनीतिक जीवन के उस शिखर पर पहुंचे जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। देखिए, उस वक्त कांग्रेस में मोटे तौर पर 2 गुट थे। एक गरम दल जो तुरंत और सीधी कार्रवाई चाहता था, और दूसरा नरम दल जिसका नेतृत्व गोखले कर रहे थे। उनकी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि कांग्रेस की मांगें तर्क और तथ्यों पर आधारित हों, ताकि ब्रिटिश सरकार पर एक नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाया जा सके। और साल 1905 ये बहुत ही अहम साल था। बंगाल के बंटवारे की वजह से पूरे देश में गुस्सा था। ऐसे मुश्किल और नाजुक वक्त में कांग्रेस ने नेतृत्व के लिए गोखले को चुना। ये उनके संयम और उनकी बुद्धिमत्ता पर पूरे देश के भरोसे का प्रतीक था। तो सवाल ये है कि आज इतने साल बाद गोपाल कृष्ण गोखले को याद करने की क्या वजह है? क्या उनके नरम रास्ते का आज की इस तेज तर्रार दुनिया में कोई मतलब है? तो अंत में सवाल यही है, आज जब हर समस्या का एक फौरी समाधान चाहिए होता है, क्या गोखले का धैर्य, संवाद और संवैधानिक सुधार का रास्ता हमें कुछ सिखा सकता है? क्या धीमी और स्थिर प्रगति कभी-कभी तेज क्रांति से बेहतर हो सकती है? इस सवाल का जवाब शायद आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।